ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 3 चरणों में पोषण युक्त चावल के वितरण को दी मंजूरी। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख ब्याज दरों में नहीं किया है कोई बदलाव। मुख्यमंत्री ने नारायणपुर में 127 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। और केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत लगाए गए क्लोराइड रिमूवल प्लांट से स्कूली बच्चों को मिल रहा है पीने का साफ पानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पोषण युक्त चावल के वितरण को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इसे 2024 तक चरणबद्ध रूप से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियां पोषण युक्त चावल की आपूर्ति और वितरण के लिए 88 लाख टन से अधिक पोषण युक्त चावल की खरीदी कर चुकी है। को ज्ञात होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए ये घोषणा की थी कि वर्ष 2024 तक देश में गरीब परिवारों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दिए जाने वाले चावल को 100% फोर्टिफाई किया जाएगा, जिससे हर व्यक्ति को उचित मात्रा में आवश्यक न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द्वारा केंद्र की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत आपूर्ति किए जाने वाले 100% चावल को माइक्रो न्यूट्रिएंट से फोर्टिफाई करने के उपरांत ही पूर्ति की जाएगी, उसकी आपूर्ति की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि पोषण युक्त चावल की प्रतिवर्ष लगभग 2700 करोड़ रुपए की समूची कीमत केंद्र सरकार वहन करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.3% पर ही बनी रहेगी। आज मुंबई में मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये घोषणा की। Taking into account these factors and on the assumption of a normal monsoon during 2022 and average crude oil price, that is the Indian basket, at US dollar 100 per barrel, 100 per barrel, inflation is now projected at 5.7%. I repeat, inflation is now projected at 5.7% in 2022-23, with Q1 at 6.3%, Q2 at 5%, Q3 at 5.4%, and Q4 at 5.1%. It may, however, be noted that given the excessive volatility in global crude oil prices since late February and the extreme uncertainty over the evolving geopolitical tensions, any projection of growth and inflation is fraught with risk and is largely contingent upon future oil and commodity price developments. In this context, continuation and deepening of supply-side measures may alleviate food price pressures and also mitigate cost push pressures across manufacturing and services. On our part, let me assure all stakeholders that, as in the past, the Reserve Bank will use all its policy levers to preserve macroeconomic stability and enhance the resilience of our economy.
22 मई 2020 में कोविड महामारी के बाद राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर रेपो रेट में कटौती की गई थी। तब से लेकर अब तक रेपो रेट सबसे निचले स्तर पर बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पहले के अनुमान 4.5% में बदलाव करते हुए मुद्रास्फीति की दर 5.7% रहने का अनुमान लगाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नारायणपुर प्रवास के दौरान नारायणपुर वासियों को 127 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें से 72 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और 55 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आज सामूहिक कन्या विवाह योजना में नवविवाहित 251 जोड़ों को उनके खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों को चेक और उनकी जरूरत के सामानों का वितरण भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिले के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। नारायणपुर परिसर मैदान और आउटडोर खेल गतिविधियों के लिए सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम निर्माण के लिए लगभग 2.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। उन्होंने शासकीय जिला अस्पताल नारायणपुर का नामकरण पूर्व विधायक स्वर्गीय बद्रीनाथ बघेल के नाम से करने की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को इस योजना का शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य गैर निगमित और गैर कृषि लघु या सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराना है। योजना की शुरुआत से अब तक 18,60,000 करोड़ रुपए के 34 करोड़ 42 लाख से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें से 67% ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए हैं। इस योजना से छोटे कारोबार के लिए अनुकूल माहौल बनाने में मदद मिली है और बिल्कुल निचले स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई यह योजना सबका साथ सबका विकास की सच्ची भावनाओं का प्रतीक है। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना लोगों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए वरदान साबित हो रही है। छत्तीसगढ़ में भी इस योजना के तहत पेयजल आपूर्ति की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी कड़ी में गरियाबंद जिले के देवभोग इलाके के कई गांव में जहां पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने की समस्या थी, उन गांव के 40 स्कूलों में फ्लोराइड रिमूवल प्लांट लगाए जा रहे हैं। इनमें से 30 संयंत्र लगाए जा चुके हैं, जिससे स्कूली बच्चों को साफ पानी पीने को मिल रहा है। कदली मुड़ा के ग्रामीण भगत राम का कहना है कि गांव में पहले दूषित पानी मिल रहा था, लेकिन अब जल जीवन मिशन के तहत किए गए उपायों से उन्हें स्वच्छ पानी मिल रहा है। पहले गलत पानी पी रहे थे, अभी फिल्टर द्वारा पानी पी रहे हैं। उनका दांत अभी पीला नहीं हो रहा है। बीएमओ अंजू सोनवानी ने बताया कि हैंड पंपों की जांच में पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने की बात सामने आने के बाद स्कूलों में सोलर संचालित फ्लोराइड रिमूवल प्लांट लगाकर इस समस्या का समाधान किया जा रहा है। आरबीएसके की टीम स्कूल में नहीं जा रही थी, बट अभी वो लोग रेगुलर स्कूल में जा रहे हैं और जितने भी बच्चों के दांत पीले हैं उन लोग का लाइन लिस्ट बना रहे हैं वो लोग। उसके बाद फिर हम लाइन लिस्ट बनने के बाद उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन हो सकती है लेंगे। वो तो लाइन लिस्ट होने के बाद ही बताया जा सकता है कि कितने बच्चे हो सकते हैं। पीएचई विभाग के कार्यपालन अभियंता प्रमोद सिंह कतलम ने बताया कि लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से जल जीवन मिशन योजना के तहत फ्लोराइड की अधिकता वाले 40 जल स्रोतों में रिमूवल प्लांट लगाए गए हैं। इससे स्कूली बच्चों को साफ पानी भी मिलना शुरू हो गया है। फ्लोराइड जो अफेक्टेड ट्यूबवेल है उसका लगातार हमारे डिस्ट्रिक्ट लैब में परीक्षण किया जा रहा है। वर्तमान में हमारा डिस्ट्रिक्ट लैब NABL एक्रेडिटेड है। फ्लोराइड प्रभावित स्कूल और बसाहटों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत तत्कालिक रूप से फ्लोराइड रिमूवल प्लांट 40 नग कार्य प्रगति पर है और उसमें अधिकांश पूर्णता की स्थिति में है। पीएचई की जांच टीम ने अन्य जल स्रोतों के भी नमूने लिए हैं। रिपोर्ट के आधार पर जरूरी स्थानों पर आयरन और फ्लोराइड रिमूवल प्लांट स्थापित करने शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, भिलाई जैसे बड़े शहरों की तर्ज पर अब कवर्धा शहर में भी सी मार्ट की स्थापना की गई है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय से इस सी मार्ट का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस अवसर पर वन मंत्री ने कहा कि महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से सी मार्ट की स्थापना की गई है। इसका लाभ प्रदेश की महिलाओं को मिल रहा है। कवर्धा नगर पालिका कार्यालय के पीछे मंगल भवन में स्थापित सी मार्ट का संचालन दीपांजलि महिला स्व सहायता समूह द्वारा किया जा रहा है। यहां महिला समूह द्वारा निर्मित सामग्री अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध होगा। वहीं महिलाओं को रोजगार के साथ साथ स्वावलंबी बनने में भी मदद मिलेगी। दीपांजलि महिला समूह की अध्यक्ष सरस्वती जाटवार ने कवर्धा में सी मार्ट की स्थापना किए जाने पर खुशी जाहिर करते हुए इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि सी मार्ट से महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की मार्केटिंग में मदद मिलेगी। वो अपना प्रोडक्ट बनाए, सी मार्ट में लाके उसको ये छोड़े, जिसपे उसका भी आर्थिक परिस्थिति सुधरा जा सकता है और हमारा भी मार्केटिंग बन सकता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लिए सी मार्ट का ओपनिंग किए हैं, बट अभी तो जिला वाइज में हुआ है, जिला में किए हैं तो हम महिलाओं को ये एक बाजार मिल गया है हम लोग को अपना सामान बेचने के लिए, अन्यथा हम लोग अपना बाजार बना ही नहीं पाते। उल्लेखनीय है कि कवर्धा में सी मार्ट की स्थापना के लिए डीएमएफ से 25 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। प्रदेश में इन दिनों चैत्र नवरात्र का उल्लास है। आज नवरात्र की सप्तमी पर देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है। कल अष्टमी के अवसर पर देवी मंदिरों में हवन पूजन और विशेष पूजा अर्चना की तैयारियां की जा रही हैं। इस बीच देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। बिलासपुर जिले के रतनपुर स्थित मां महामाया मंदिर में भी माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। कोरोना काल के बाद महामाया मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुविधा के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि देवी के दर्शन के लिए वे लोग परिवार सहित हर साल आते हैं और यहाँ मनोकामना ज्योति कलश जलवाते हैं। मनोकामना हमारी पूर्ण करती है महामाया देवी। और यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा है। सभी दर्शनार्थी को दर्शन बारी बारी करने देते हैं और अच्छे यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा है। मेरा नाम माया रानी यादव है। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ और यहाँ मैं 2 साल बाद आई हूँ। कोरोना काल के बाद यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। आज नवरात्रि का 6वां दिन है और यहाँ बहुत भीड़ भाड़ है, जबकि व्यवस्था बहुत अच्छी है और यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा दी जा रही है। हर चीज़ की बहुत अच्छी व्यवस्था, आप अच्छे से दर्शन कर सकते हैं माता के। यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। इसी तरह मुंगेली जिले के तहसील मुख्यालय लोरमी से 25 किलोमीटर दूर डोंगरी गढ़ के पहाड़ पर स्थित मां भुवनेश्वरी देवी के मंदिर में नवरात्रि पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर समिति के सदस्य लखन लाल यादव ने बताया कि नवरात्रि के अवसर पर यहां हर साल विशेष पूजा अर्चना के साथ भागवत कथा पुराण सहित मेले का आयोजन किया जाता है। इस बार भी माता के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। से बहुत कई राज्यों से यहाँ आकर दर्शनार्थी श्रद्धालु हैं जो मैया की दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण भी करते हैं। मेले का भी आयोजन होता है यहाँ विगत वर्षों से दोनों पर्वों में चैत कुंवार में मेला का आयोजन होता है। डोंगरी गढ़ मंदिर के पुजारी मन्नुदास वैष्णव ने बताया कि नवरात्रि के दिनों में यहाँ 9 दिनों तक धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ मेले का भी आयोजन होता है। इसमें दूर दूर से हजारों भक्त शामिल होते हैं। भी यहाँ आकर जुल मिलकर दान के सहयोग से मंदिर का निर्माण कराया। उसी समय से यहाँ श्रद्धालुओं द्वारा ज्योति प्रज्वलित होता रहा। अभी कुल मिलाकर 1700 ज्योति कलश जल चुका है। अभी इसी नवरात्रि में 693 कलश तेल ज्योति, 125 कलश घी ज्योति प्रज्वलित है। गौरतलब है कि ग्रामीणों के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।